टाइमलाइन चेंज करने की जो हम बात कर रहे हैं, महाकाल की जो है मास्टर ऑफ टाइम, तो इनकी शुरुआत मुझे लगता है आज से 15-16 साल पहले हुई। तब से हुई जब डोंगला में एक ऑब्जर्वेटरी बनी, क्योंकि आज का रियल में जो कर्कवृत्त है वो वहाँ से पास होता है और वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना हुई और बहुत सारे यंत्र भी वहाँ पे बनाए गए और आम लोगों को तब से पता चलना शुरू हुआ कि ये उज्जैन नगरी है, ये सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं। अब पुराने जमाने की आप बात करो, विक्रमादित्य के ज़माने से हम बात करें तो विक्रमादित्य के जो नवरंग थे उसमें कालिदास भी थे, वराहमिहिर भी थे, धन्वंतरी भी थे। तो वराहमिहिर ने टाइमलाइन यानी काल गणना की शुरुआत यहाँ से उन्होंने शुरू की और तब से काल गणना यानी जीरो टाइमलाइन, शून्य समय रेखा, तब से यहाँ से शुरू हुई। नमस्कार, भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है सर। सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं एवं आप किस विषय में रुचि रखते हैं। मैं धनंजय रावल और अहमदाबाद से मैं आया हूँ और अंकुर हॉबी सेंटर करके हमारी कंपनी है और उसके अंदर साइंस और एस्ट्रोनॉमी बेस बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे प्लेनेटोरियम है, ऑब्जर्वेटरी है, ये सारी चीज़ बनाते हैं और ये सब्जेक्ट के अंदर आम लोगों को भी कैसे रुचि पैदा हो, इस तरह का काम हम 40 साल से कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आप सतत 40 वर्षों से सक्रिय हैं। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है एवं आप इसमें सम्मिलित होने यहाँ आए हैं। इस प्रकार की परिचर्चाएं किस प्रकार से लाभकारी हो सकती हैं? देखो, ये टाइमलाइन चेंज करने की जो हम बात कर रहे हैं, महाकाल की जो है मास्टर ऑफ टाइम, तो इनकी शुरुआत मुझे लगता है आज से 15-16 साल पहले हुई। तब से हुई जब डोंगला में एक ऑब्जर्वेटरी बनी, क्योंकि आज का रियल में जो कर्कवृत्त है वो वहाँ से पास होता है और वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना हुई और बहुत सारे यंत्र भी वहाँ पे बनाए गए और आम लोगों को तब से पता चलना शुरू हुआ कि ये उज्जैन नगरी है, ये सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं है। अब पुराने ज़माने की आप बात करो, विक्रमादित्य के ज़माने से हम बात करें तो विक्रमादित्य के जो नवरंग थे उसमें कालिदास भी थे, वराहमिहिर भी थे, धन्वंतरी भी थे। तो वराहमिहिर ने टाइमलाइन यानी काल गणना की शुरुआत यहाँ से उन्होंने शुरू की और तब से काल गणना यानी जीरो टाइमलाइन, शून्य समय रेखा, तब से यहाँ से शुरू होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि भारत के ऊपर 2 बड़े आक्रमण हुए। आपको शायद पता नहीं होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ये भी भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन वो हार गया और यहाँ से भी वापस गया। लेकिन यहाँ के राजाओं को उन्होंने विनती की कि हमने सुना है कि भारत विशेषज्ञों की दुनिया है, ऋषियों की दुनिया है, वैज्ञानिकों की दुनिया है और ये सारे जगह पे हमें घूमना है। उनमें एक जगह उज्जैन नगरी भी थी, अवंतिका नगरी उनका नाम था और उनको पता था क्योंकि वहाँ के उनके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट भी आए थे जो ये सारी चीज़ जानते थे और उनको देखना था। तो उनके बहुत सारे एक्सपर्ट उज्जैन आए और उनको पता चला कि उस समय में, वराहमिहिर के समय में, पृथ्वी की परिधि की रचना यानी उसका जो माप कैसे लेते थे वो सारी जानकारी यहाँ से लेके गए। और उज्जैन नगरी जब विक्रमादित्य राजा थे तब उन्होंने सोचा था कि दिल्ली में हम एक ऐसा म्यूजियम बनाएं जो लोगों को बरसों तक याद रहे। तब वराहमिहिर ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाना चाहिए जिनको आज लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। और वो कुतुब मीनार, वो जो स्तंभ है जिसको हम ध्रुव स्तंभ या तो हम विष्णु स्तंभ के नाम से जानते हैं, वो क्यों बनाया गया कि ये जो जगह है उज्जैन नगरी, सूरज सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल सिर पे आता है, यहाँ से आगे सूरज कभी सिर पे आता नहीं है। और दिल्ली जो है, जो पहले उस जमाने में इंद्रप्रस्थ थी, तो वहाँ पे एक बड़ा स्तंभ अगर बनाया जाए तो जब सूरज यहाँ पे बिल्कुल सिर पे आए तो वो स्तंभ के ऊपर, वो तो वहाँ पे 0 डिग्री नहीं होगा, वहाँ पे एक शैडो बनेगा। तो शैडो का मेजरमेंट लेके पृथ्वी की परिधि सबसे पहले वराहमिहिर ने मेजर की और ये जानकारी लेके अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो एक्सपर्ट थे वो जानकारी लेके वहाँ गए और ये जो शून्य समय रेखा है वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ स्थापित की। बहुत समय जाने के बाद अंग्रेज लोग भी आए,
उनको भी पता चला कि ये तो कालगणना यहाँ पे तो बरसों से होती है। तो ये लोग शून्य समय रेखा यहाँ से शिफ्ट ले करके लंदन लेके गए, जीएमटी जिसको बोलते हैं, है ना। तो समय देखो कैसे परिवर्तित होता है। आज आप ब्रिटेन की हालत देखो क्या हो रही है और भारत का उदय हो रहा है, और ये उदय के साथ साथ शून्य समय रेखा यहाँ लाने की बात हो रही है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, ताकि आम लोगों को भी पता चले कि ये क्या हो रहा है। तो ये पूरी कहानी है उज्जैन नगरी की। और मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दूँ, शायद सबको पता नहीं होगा, कि आप भारत के कोई भी शिव मंदिर में आप जाए, खास करके ज्योतिर्लिंग में जाए, तो ज्योतिर्लिंग के अंदर जो शिवलिंग का जो योनि का भाग होता है, ये उत्तर दिशा में होता है। ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्थ आम लोगों को पता तब चलता है कि आप कोई भी मंदिर में जाओ और उत्तर दिशा कहाँ है वो जानकारी चाहिए, तो आप मंदिर में चले जाओ, शिव मंदिर में, और ये जानकारी लो। सिर्फ उज्जैन का महाकाल का जो शिवलिंग का जो योनि का भाग है, ये दक्षिण दिशा का है। और ये इसलिए है कि हमारा जो सूरज है वो दक्षिण दिशा से ट्रैवल करते करते सिर्फ यहाँ तक आता है। तो जो हम सारी धार्मिक की बात करते हैं, तो धार्मिक बात तो है ही है, लेकिन उज्जैन नगरी विज्ञान की नगरी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान भी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, और उस जमाने में कर्क रेखा कहाँ पास होती थी उसका भी मार्किंग यहाँ पे। एक मंगल टेकरी करके है, वहाँ बैठ के सारे लोग मंगल को उसका देखते थे, उसका स्काई वॉचिंग करते, आकाश दर्शन करते थे। तो मुझे ये लगता है कि उज्जैन आप घूमने आओ तो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से आप घूमने मत आओ, वैज्ञानिक दृष्टि से भी आके आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना साइंस भरा पड़ा है। और मैं आप विक्रमादित्य की बात करी तो सिंहासन 32 का सिंहासन है, एक जगह है वो। तो उस जमाने में उनके पास ऐसी 32 कठपुतलियां थी जो ऑटोमेटिक बाहर आके कुछ बात करती थी। तो सर रोबोटिक्स की शुरुआत तो उस जमाने में भी हमारे पास थी, जिसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो सिंहासन 32 क्या है लोगों को पता नहीं है। ये सारी जानकारी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, और ये जब पहुंचेगी तब पता चलेगा कि हमारी धरोहर कितनी, जड़ें कितनी मजबूत है। आपको क्या लगता है इस प्रकार के आयोजन करने से या इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हमारे बीच आते हैं, जैसे विक्रम महोत्सव जो 139 दिनों तक सतत चलने वाला आयोजन बनने जा रहा है, वर्तमान में ऐसे आयोजनों को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली, जैसे आज 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हुआ, तो 3 दिन में आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जीबिशंस में हमारे पूरे एस्ट्रोनॉमिकल यंत्र सारे रखे गए थे। जैसे सम्राट यंत्र है, ऐसे नाड़ी यंत्र है, ऐसे बहुत सारे यंत्र जो राजा जयसिंह ने बनाए। ये उज्जैन में भी है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, काशी में भी है, मथुरा में भी है। ठीक है, तो लोगों को तब पता चला, अरे टाइम जानने का तरीका इतना सरल है ना। ऐसी बहुत सारी जानकारी आम लोगों को पता चली। तो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो आम आदमी को भी पता चलता है कि विज्ञान जो हम समझते हैं या तो खगोल विद्या जो हम समझते हैं वो कोई खास लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए भी है, और आम लोग भी ये सब आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आम आदमी के साथ कैसे पहुंचती है, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के वर्कशॉप अगर अरेंज करते हैं तो ये सारे प्रोग्राम इस तरह के कंटिन्यूस होने चाहिए। और ये जानकारी के मुझे लगता है स्कूल जाने से ज़्यादा जानकारी यहाँ लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछने की छुट्टी है ना। कोई भी लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं और उनके सामने कोई छोटा सा आदमी जो इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है ये भी सवाल पूछता है। तो ये कितनी आज़ादी है जो स्कूल में या कॉलेज में नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार होने चाहिए, जिससे सारी जानकारी जो हमारी है वो लोगों के पास भी पहुंच सके और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप। सर, जैसे आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं और दूसरी ओर महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम जैसे आयोजनों का आप हिस्सा रहे हैं, विज्ञान और आध्यात्म का संबंध आप किस प्रकार देखते हैं? हम अपना सनातन धर्म की अगर बात करें, उसको आप ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो हमारा सनातन धर्म है ये 100% साइंटिफिक है। कब खाना, कैसे खाना, कब नहीं खाना, ये सारी बातें जो बताई गई है ये साइंटिफिक वे से बताई गई है। और मजे की बात तो ये है कि हमारे ऋषि मुनियों की खासियत, ये अच्छे साइंटिस्ट तो थे
लेकिन ये बहुत अच्छे साइंस कम्युनिकेटर भी थे। ये ऐसी ऐसी बातें वार्ताओं की रचना करके लोगों के सामने रख देते थे। तो देखो, साइंस की बात लोगों को याद नहीं रहती, लेकिन वार्ताएं याद रहती है, और वार्ता याद रहती है तो सारे नियम हमें याद रह जाते हैं और नियम का हम पालन करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है, दोनों साथ साथ में अगर चलती है तो ये बहुत लंबे समय तक चलती है, और एक अनपढ़ लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ जा सकती है कि चलो हम साइंस नहीं जानते, लेकिन कोई बड़े लोग ने ये बात कही है तो उसको हम फॉलो करेंगे, तो हमारा जीवन, मैं जीवन की बात करूँगा, उसमें स्वास्थ्य भी आ जाता है, उसमें पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वो जीवन बहुत अच्छा हमारा गुजरेगा। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह रहेगा कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है और जो सिलेबस डिज़ाइन है, उसमें भारतीय संस्कार एवं संस्कृति का कितना समावेश होना चाहिए? हाँ, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने एडॉप्ट कर ली है, उनमें सबसे ज़्यादा फोकस उस पर ही किया गया है कि टेक्स्ट बुक तो चलो ठीक है, हमें पता चला कि टेक्स्ट बुक का बर्डन बच्चों के ऊपर इतना है कि वो रट्टा मारते हैं, ज़्यादा मार्क लाने के पीछे चलते हैं, और ये दौड़ के पीछे बाकी सारी जो चीज़ उनको सीखनी चाहिए ग्रोइंग एज में, वो सीखते नहीं। जैसे डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन कब सीखेंगे, उनको सीखने का टाइम मिलेगा ना। तो ये सारी चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अडॉप्ट कर दी है कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोसेस, अपने घर में जो भी चीज़ मिलती है उससे विज्ञान का प्रयोग करो। जैसे मुझे उत्तर दिशा जाननी है तो मुझे कुछ जरूर नहीं, एक खाली सलिया मैं ज़मीन के ऊपर रख दूँ तो मुझे उत्तर दिशा कहाँ है वो मुझे पता चल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उज्जैन का लैटिट्यूड क्या है ये मुझे मेज़र करना है, तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट मुझे बनाना है। ये इंस्ट्रूमेंट बनाने का खर्च सिर्फ 5 रुपये होगा, और मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं लैटिट्यूड ये जगह का कहाँ है, ये 5 रुपये के इंस्ट्रूमेंट से मैं ढूंढ सकता हूँ। तो ये एक्टिविटी करने के लिए सिलेबस के अंदर नहीं, लेकिन जो एक्टिविटी उसके अंदर जो डाली है, ये एक्टिविटी के द्वारा ये सारी चीज़ बच्चे सीखते हैं। और आज आप देखेंगे, मैं पूरे भारत भर के छोटे छोटे गांव में भी घूमता हूँ और बड़े शहर में भी घूमता हूँ। डोंगला जब मैं कल गया तो 15 साल पहले गया था, तो एक छोटा सा सरस्वती शिशु मंदिर का बोर्ड था, आज 3 मंजिला उसके अंदर स्कूल बन गई। और मैंने कल स्कूल के अंदर भी विज़िट किया, सुरेश सोनी जी के साथ मैंने स्कूल के अंदर भी विज़िट किया, तो वहाँ के टीचर के साथ मैंने बात की, तो ये टीचर को कोडिंग भी आता है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना भी आता है। तो आप देखो, अगर टीचर इतना एजुकेटेड हो गया है तो भविष्य में उनके नीचे जो बच्चे पढ़ के गए हैं, 10 साल के बाद उनका रिजल्ट आप देखेंगे, उसका रिजल्ट आप सोच नहीं सकेंगे। हम बार बार सोचते हैं कि भारत को साइंस का नोबेल प्राइज़ सीवी रमन को मिला, अब किसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की शिक्षा पद्धति जो अरेंज की गई है, डिज़ाइन की गई है, और ये आगे चलेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका परिणाम धीरे धीरे हमें मिलने लगता है। और ये जो बच्चे पढ़ के जब आगे जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन बेस भविष्य भी बहुत उज्जवल हम देख पाएंगे। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ धनंजय जीरावल, जिन्होंने विज्ञान को पढ़ाने की अपनी एक अलग शैली विकसित की है। आपसे फिर मुलाकात होगी भारत विक्रम संवाद पर। धन्यवाद।